नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय पुरोहित, मैथ्स एजुकेटर, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में इस तरह का सवाल हर साल पूछा जाता है। इस प्रॉपर्टी के बिना बोर्ड का पेपर बनता ही नहीं है। इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम्स में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप इनको ध्यान से समझते जाएं और साथ ही साथ उनको अप्लाई करने की प्रैक्टिस भी करते जाएं। हम लोग वन बाय वन सभी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। हमारा टॉपिक है सारणिक के गुणधर्म। हम सभी गुणधर्मों को पढ़ते जाएंगे और उन्हें अप्लाई करने की प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, बच्चा सोचता है कि सर आपने हमें सारणिक को हल करना सिखाया, पहली पंक्ति के सापेक्ष, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, किस स्तंभ के सापेक्ष हम आराम से प्रसार कर सकते हैं, तो गुणधर्म पढ़ने की जरूरत क्या है। कई बार क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं सिंपल वे में प्रॉपर्टीज का यूज करके, फिर उसको हम आसानी से हल करके आंसर प्राप्त कर लेते हैं। अब वन बाय वन हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं तो आपको चीज अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहला गुणधर्म है, यदि हम पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दें तो भी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, देखते जाएं। जैसे यहां पर मैंने लिया, मान लिया एक सारणिक ए है और सारणिक ए बराबर 3, 5, 4, 8। अब इस सारणिक का मान कितना आ रहा है, देखते जाएं। सारणिक ए बराबर 24, 3 8 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4। अब अगर मैं पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दूं, ए ट्रांसपोज हो गया और इसका जो सारणिक बनेगा क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति को बना रहा हूं पहला स्तंभ, तो 3 5 को बना दिया 3 5 4 8। अब मैं इसको अटेन करता हूं तो कितना हो गया, 3 8 24 माइनस 20 बराबर कितना आ गया 4। स्पष्ट हो गया कि पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदल दूं तो भी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर आता है प्रॉपर्टी नंबर 2। सारणिक में यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। कैसे, वो देखते हैं हम लोग। जैसे मुझे कोई भी सारणिक दिया हुआ है 3 7 2 0 0 0 5 6 8। अब मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा मान में क्या लिख दूंगा, 0। इसी ढंग से अगर मुझे किसी स्तंभ के समस्त अवयव शून्य दे रखे हैं 7 6 2 5 8 9 0 0 0, हमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका आंसर क्या लिख देंगे, 0। तो हमारा गुणधर्म क्लियर हो गया। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव शून्य हैं तो सारणिक का मान शून्य होता है। सारणिक को किसी अचर संख्या से गुणा करने पर उस अचर संख्या का गुणन सारणिक की किसी विशिष्ट पंक्ति या स्तंभ से हो जाता है। यहां पर ध्यान से देखें, मैट्रिक्स और सारणिक में यह विशिष्ट अंतर है। मैट्रिक्स में तो क्या होता था, किसी अचर संख्या से गुणा करूं तो सभी अवयवों से गुणा होता था, जबकि सारणिक में गुणन किसी विशिष्ट पंक्ति या विशिष्ट स्तंभ से ही होगा। गौर से देखते जाएं। अगर मुझे दिया हुआ है a बराबर 3 7 2 4 8 6 1 9 4, अब अगर मैं एक के निकालना चाहूं, एक के क्या होगा, मेरे दिमाग में आया मैं तीसरी पंक्ति के अवयवों को k से गुणा करता हूं, तो क्या लिख दूंगा मैं, 3 7 2 4 8 6 और यहां k 9k और 4k। अब किसी और के दिमाग में आया कि नहीं सर, मैं तो यूज करूंगा थर्ड स्तंभ के सभी अवयवों को गुणा करता हूं, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं a के बराबर, और यहां पर क्या होगा, तीसरे स्तंभ के समस्त अवयवों का गुणा, तो 3 4 1 7 8 9 और यहां तीसरे स्तंभ के समस्त अवयव का गुणा किससे हो जाएगा, k से हो जाएगा, तो 2k 6k और
4k। मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। और इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, जिस ढंग से हम गुणा जो कर रहे हैं वो किसी विशिष्ट पंक्ति या विशिष्ट स्तंभ को कर रहे हैं, उसी प्रकार किसी विशिष्ट पंक्ति से हम कॉमन भी ले सकते हैं और किसी विशिष्ट स्तंभ से हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो सेम बात हो गई, अचर संख्या से गुणा करें या कॉमन लें तो एक ही बात है, हम किसी विशिष्ट पंक्ति या विशिष्ट स्तंभ से कॉमन ले सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण गुणधर्म है, यदि सारणिक में कोई दो पंक्तियां स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। देखिए गौर से, अब जैसे मैंने आपको दिया 3 2 1 5 6 8 15 10 5। अब मैंने कहा इस सारणिक का मान ज्ञात करो। आप तो जल्दबाजी में सॉल्व करना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। गौर से देखें, यहां पर ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति में से अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूं, ध्यान से देखें, R3 से 3, R3 से 5 कॉमन लेने पर, R3 से मैं 5 कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले पहली पंक्ति एज इट इज लिख देंगे हम लोग 3 2 1, दूसरी पंक्ति 5 6 8 5 6 8, और तीसरी पंक्ति में से मैं 5 कॉमन ले रहा हूं, तो मैंने यहां पर 5 लिख दिया। और क्या बच जाएगा यहां पे 3 2 1। अब यहां पर देखें, ये पहली पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति दोनों की दोनों बराबर हैं, इसका मतलब सारणिक का मान शून्य हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे, चूंकि R1 बराबर R3 है, अतः आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? हमें यही ध्यान रखना है, अगर कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हैं तो सारणिक का मान शून्य हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी आती है, यदि हम सारणिक में किन्हीं दो आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों को परस्पर बदल दें तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। गौर से देखते जाएं, जैसे मुझे दिया हुआ है a बराबर, अब यहां दे दिया 5 6 9 2 1 4 8 7 5, इस ढंग से मुझे दिया हुआ है। और देखें, अगर मैं R1 और R2 को परस्पर बदल दूं, मैं लिख देता हूं R1 इंटरचेंज बाय R2, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को मैंने परस्पर बदल दिया। ऐसा करने पर सारणिक का मान तो वही रहता है, सिर्फ उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a बराबर माइनस लग जाएगा, और पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति परस्पर बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 1 4 5 6 9 8 7 5। अब यहां पर देखिए, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, उसको -5 कर देता हूं, यहां भी -5 कर देता हूं। तो यहां पर क्या किया हमने, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति को परस्पर बदला, और ऐसा करने पर सारणिक का चिन्ह बदल गया। तो ये प्रॉपर्टीज हम जब पढ़ते हैं तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो वहां हमें जजमेंट लेना पड़ता है कि किस जगह कौन सी प्रॉपर्टी काम में आएगी और उसका कैसे प्रयोग करना है। अगली प्रॉपर्टी ध्यान से देखें कि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव यदि दो अवयवों का योग है तो उस सारणिक को हम उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखें। जैसे मुझे दिया हुआ है 3 + k 9 + l 4 + m 2 6 1 7 8 और 5। यहां पर हम ध्यान से देखें, ये जो पहला स्तंभ है इसका प्रत्येक अवयव दो अवयवों का योग है, तो हम इस सारणिक को, इसकी कोटि कितनी है 3 × 3, इसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। और उसमें क्या करते हैं, ये दो सारणिक अलग अलग बन जाएंगे, C2 C3 एज इट इज पड़े रहेंगे।
तो क्या लिख दूं मैं 3 9 4 और ये एज इट इज लिख देंगे 2 6 1 7 8 5 प्लस अब जो पहला स्तंभ दूसरा पार्ट क्या है के एल एम 2 6 1 7 8 5 ये एज इट इज आ गया। हमने यहां पर जो पहला स्तंभ था उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया और इस तरह से दो सारणिकों के योग के रूप में हमने इसको लिख दिया। एक एग्जांपल और देता हूं, ध्यान से देखें। अगर हमें ऐसा दिया होता 7 9 3 माइनस के एंड 5 प्लस आर, इस ढंग से दे दें हमें तो भी कोई चिंता की बात नहीं। हम इसको कैसे लिख सकते थे, यहां पर जो दूसरी पंक्ति है वो दो अवयवों का योग है, मैं लिख दूंगा 7 9 3 5 प्लस और यहां पर क्या आ जाएगा अगला पार्ट 7 9 माइनस के आर। हमने उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में तोड़ दिया। अगला गुणधर्म आता है निम्न संक्रियाएं लगाने पर भी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह मैजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। ध्यान से देखें, हमें कोई भी सारणिक दिया हो, हम उस सारणिक को जब सॉल्व करते हैं और उस वक्त हमें कुछ गुणधर्म लगाने होते हैं, वो संक्रियाएं लगाते हैं, उन संक्रिया को लगाने पर भी जो सारणिक का ओरिजिनल मान है वो चेंज नहीं होता। उदाहरण की सहायता से आपको समझाता हूं। मान लिया मुझे दिया हुआ है सारणिक ए बराबर 2 3 5 1 4 6 7 -1 -2 ऐसा दे दिया मुझे। अब मैं यहां पर गुणधर्म लगाता हूं। मान लिया R1 में चेंज करता हूं R1 प्लस R2, जो मुझे ओरिजिनल दिया हुआ था R1 प्लस R2। ये जो सारणिक दिया हुआ है इस सारणिक का मान है x। अब मैंने संक्रिया लगा दी R1 में R1 प्लस R2 मीन्स पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ दिया। आप कहेंगे सर ये डिसीजन कैसे लेना है कि किसमें किसको जोड़ना है, कब किसको क्या अप्लाई करना है। ये संक्रियाएं हम लोग इस ढंग से लगाते हैं कि हमें अधिकतम शून्य प्राप्त हो जाए ताकि सवाल सरल बन जाए। देखते हैं, पहले हम इसको अभ्यास करते हैं। मैंने R1 प्लस R2 किया, R1 प्लस R2 करने पे हमें क्या मिलेगा a बराबर। अब यहां पर पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ देना है तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 और 4 7, 5 और 6 11, बाकी एज इट इज 1 4 6 7 -1 -2 ये दिया हुआ है। अब यहां पर देखें, इसको सॉल्व करने पर इसका जो मान आता है वही मान इसको सॉल्व करने पर भी आएगा। इसी ढंग से मैं कुछ और संक्रियाएं लगा सकता हूं। C1 C1 -5 टाइम्स ऑफ C2 मीन्स पहले स्तंभ में, ये पहला स्तंभ है, इसमें क्या किया मैंने, जो तीसरा स्तंभ है उसको 5 से गुणा करके घटा दिया। ऐसा करने पर भी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम लोग कई बार ऐसे गुणधर्म भी लगाएंगे C1 C1 प्लस C2 प्लस C3 मीन्स पहले स्तंभ में दूसरे और तीसरे को जोड़ देते हैं। ऐसा करने पर भी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीजें प्रैक्टिस मांगती हैं, हमें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। तो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो 1 बाय 1 ध्यान से देख लें। हमने कुछ प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया और इन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो अब सीखते हैं। देखें ध्यान से, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है 1 1 1 ABC B + C C + A + B का मान बिना विस्तार के ज्ञात कीजिए। हम साधारण रूप से प्रसार नहीं करेंगे, केवल और केवल गुणधर्मों का प्रयोग करके अटेंड करना चाह रहे हैं। देखिए गौर से, पहला स्तंभ 1 1 1 है। हमें कोशिश क्या करनी है कि किसी भी ढंग से हम ऑपरेशन लगाएं, संक्रियाएं लगाएं, कुछ पार्ट कॉमन आ जाए या मैक्सिमम 0 बन जाए। अब यहां पर देखें, जो तीसरा स्तंभ है साफ दिख रहा है, अगर मैं उसमें दूसरे स्तंभ को जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलता है। मैं लिखता हूं C2 एज, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, C3 में चेंज करते हैं, C3 एज C3 + C2
ऐसा करने पर क्या मिला 1 1 1 ए बी सी, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें प्राप्त हो गया। अब ये करने पर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां पर मैं क्या कर देता हूं, a प्लस बी प्लस सी, कहां से कॉमन आ रहा है, C3 से, C3 से कॉमन लेने पर, जैसे ही मैं C3 से कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, गौर से देख लें, a प्लस बी प्लस सी, और पहला स्तंभ 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1, दूसरा स्तंभ ए बी सी, ए बी सी, ये वापस आ गया 1 1 1। यहां पर देखें पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ समान है, C1 बराबर C3 है, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, C1 बराबर C3, सो आंसर बराबर 0। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब ये मजेदार क्वेश्चन देखें, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे ऑपरेशन लगाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आसान होता जाएगा। यहां पर मुझे दिख रहा है अगर मैं पहले स्तंभ में दूसरे और तीसरे को जोड़ दूं तो कोई पार्ट कॉमन आ सकता है, तो देखते हैं। मैं लगाता हूं उसमें C1 एज C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा करने पर हमें क्या मिल गया, 3x प्लस लेमड़ा, 3x प्लस लेमड़ा, 3x प्लस लेमड़ा, और ये क्या हो गया, x प्लस लेमड़ा, x प्लस लेमड़ा। अब हम क्या करते हैं, पहले स्तंभ से 3x प्लस लेमड़ा को कॉमन ले लेते हैं, तो हमने 3x प्लस लेमड़ा को कॉमन लिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 1 1, यहां पे हो गया x, ये हो गया x प्लस लेमड़ा x, और यहां हो गया x, और ये हो गया x प्लस लेमड़ा। अब देखिए हमारा उद्देश्य रहता है मैक्सिमम 0 बनाना है। अब मैक्सिमम 0 बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो देखिए गौर से। सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, R1 एज R1 में चेंज करता हूं, R1 माइनस R2 कर देता हूं, R1 माइनस R2, तो बाहर हमारे पास 3x प्लस लेमड़ा पड़ा है, और मैं R1 माइनस R2 करता हूं तो R1 माइनस R2 क्या हो गया, 0। यहां पर x में से x प्लस लेमड़ा जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस लेमड़ा, यहां पर x माइनस x क्या बच जाएगा, 0, बाकी 1x प्लस लेमड़ा x, तो 1x प्लस लेमड़ा x, 1x प्लस लेमड़ा। अब तो बड़ा आसान काम है, 2 0 मिल चुके हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस लेमड़ा, 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लेमड़ा, इसको छुपाया इसको छुपाया, तो x प्लस लेमड़ा माइनस x से x गया तो 3x प्लस लेमड़ा इंटू लेमड़ा स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार हम गुणधर्मों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला पार्ट है, ध्यान से देखें। अब यहाँ पर साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशन भी डाल दिया है, तो देखें cos 80 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री sin 80 डिग्री एंड sin 10 डिग्री। हम तो साधारण तरीके से इसको अटेंड करते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, गौर से देखें। जैसे cos 80 डिग्री इंटू sin 10 डिग्री माइनस माइनस प्लस sin 80 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री। हम अच्छी तरह से जानते हैं sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है, sin a प्लस b। तो मैं लिख देता हूं sin a cos b प्लस cos a sin b बराबर क्या होता है, sin a प्लस b। मैं आप लोगों से खास बात यही कहूंगा, हम लोग 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले पढ़ के आए हैं, और मैं मान के चलता हूं आप सारे फॉर्मूले भूल चुके हैं। कोई चिंता की बात नहीं, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लीजिए, और रिवाइज करने के बाद आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब हम कैलकुलस पार्ट पढ़ेंगे। चाहे हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ें, चाहे इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ें, ट्रिग्नोमेट्री के बिना सब काम अधूरा है।
तो ध्यान से इनको पक्के से याद कर लें, आज ही ये काम पूरा कर लें। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो गया, साइन ए प्लस बी। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी मीन्स 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास में, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सिंपल पार्ट लगाना है और यहाँ पे डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट 1/a 1/b 1/c, और इस ढंग से सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर देखें खास बात, अगर मैं यहाँ पर 1/a है, पहली पंक्ति को a से गुणा कर दूं, दूसरी पंक्ति को b से गुणा कर दूं, देखिए गौर से, r1 को a से, r2 को b तथा r3 को c से गुणा करने पर, अब आप कहेंगे सर ये डिसीजन कैसे लिया, गुणा करने पर हमें कैसे पता लगेगा कि यहां पर इस तरीके से गुणा करना है। देखिए ये 1/a है, ये स्क्वायर ए बी सी है। अगर मैं पहली पंक्ति को a से गुणा करता हूं तो ये 1/a जो भिन्नात्मक रूप हट जाएगा, यहां आ जाएगा 1, ये बन जाएगा a क्यूब, ये बन जाएगा abc। इसी ढंग से दूसरी पंक्ति है, वहां पर इसमें ca था तो b से गुणा होते ही abc बन जाएगा, और यहां पर भी abc प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहां पर a और b है, c कम पड़ रहा है। इस प्रकार से हमने इसको मैनेज किया, तो बाहर हमें क्या मिल गया, 1/abc। क्लियर। अब यहां पे क्या होगा, पहली पंक्ति को मैंने a से गुणा किया तो मुझे क्या मिला, 1a क्यूब abc, 1b क्यूब abc। यहां पर भी हमने सभी अवयवों को c से गुणा कर दिया, तो क्या हो गया, 1c क्यूब abc, और बाहर abc पड़ा है क्योंकि मैंने a से गुणा और भाग दोनों करने थे। अब देखिए गौर से, मैंने क्या किया, तीसरे स्तंभ से abc को बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या लिखेंगे, c3 से abc कॉमन, c3 से हमने abc को कॉमन लिया तो क्या मिला, abc अपॉन abc। तो यहां क्या मिल जाएगा, 1 1 1 1 1 1, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, 1 1 1। और मजा आ गया क्योंकि यहां पर c1 और c3 दो बराबर हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, c1 बराबर c3। सो आंसर क्या मिला हमें, 0। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, अब इसका नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन देखते ही हमको शक्ल से तो डरावना लगता है, लेकिन बड़ा आसान सवाल है। हम लॉग के गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे, आधार परिवर्तन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। देखते जाएं ध्यान से। यहां पर सबसे खास बात क्या नजर आ रही है, हम लोगों ने आधार परिवर्तन प्रमेय में क्या पढ़ा था, लॉग बी आधार ए क्या होता है, लॉग बी आधार ई बटा लॉग ए आधार ई। इस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, देखते जाएं ध्यान से। सबसे पहले 1, तो यहां हमने लिख दिया 1, ये हमने लिखा 1, ये बन जाएगा लॉग वाई आधार ई बटा लॉग एक्स आधार ई। उसी ढंग से अगला वाला पार्ट क्या बन जाएगा, लॉग जेड आधार ई बटा लॉग एक्स आधार में ई। फिर दूसरी पंक्ति के अवयवों का निपटारा करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, लॉग एक्स आधार ई अपॉन लॉग वाई आधार ई। फिर 1, यहां आ जाएगा लॉग जेड अपॉन लॉग वाई आधार में आ जाएगा ई। फिर तीसरी पंक्ति में ये बन जाएगा लॉग एक्स आधार ई अपॉन लॉग जेड आधार ई। ये वाला बन जाएगा लॉग वाई में आधार ई अपॉन लॉग जेड आधार ई, और ये वाला पार्ट बन जाएगा 1। अब यहां ध्यान से ऑब्जर्व करें, जो पहली पंक्ति है अगर मैं उसमें से 1 अपॉन लॉग एक्स को कॉमन ले लेता हूं,
दूसरी पंक्ति में से 1/log y को कॉमन ले लेता हूं और तीसरी पंक्ति का हर में कौन है 1/log z। कॉमन लेता हूं तीनों पंक्तियों से। ऐसा करने पर हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें मिलेगा 1/log x और 1/log y और मैं कॉमन ले लेता हूं 1/log z। ये मैंने पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति से कॉमन लिया, तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, log x आधार e, log y आधार e और log z आधार e। इसी प्रकार देखते जाएं। अब मैं दूसरी पंक्ति में से 1/log y को कॉमन ले रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, log x, यहां मिल जाएगा log y, यहां मिल जाएगा log z। तो देखते जाएं, यहां फिर मुझे मिल गया log x, log y, log z। इसी ढंग से तीसरी पंक्ति से कॉमन ले रहा हूं 1/log z, तो हमें मिल रहा है log x, log y, log z। और धमाकेदार रिजल्ट, क्योंकि यहां पर तीनों पंक्तियां समान हैं। हम जानते हैं जब भी कोई भी दो पंक्तियां समान हो या दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है, जबकि यहां पर तो तीनों की तीनों पंक्तियां समान है, अतः इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। इस प्रकार से हम सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके किसी भी डरावनी शक्ल वाले सवाल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आज आपको क्या करना है, इन सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान से रिवाइज करना है और उन्हें अप्लाई करने की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।